नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकिता। वक्त हो चला है शाम के 6:30 बजे का, जहां हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों का। तो सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मिल्कीपुर सीट की बात की जाए तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में मतदान होना है और 8 फरवरी को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली थी ये सीट और अब मिल्कीपुर में साफ तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी दोनों आमने सामने हैं और टक्कर भी इन्हीं दोनों पार्टी के बीच में है। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी अयोध्या से अनिल मिश्रा जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट में अब तारीखों का ऐलान हो गया है और उपचुनाव होंगे 5 फरवरी को, क्या माहौल है, क्या लग रहा है? क्योंकि फाइट यहाँ पर समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी जरूर देखी जा रही है। देखिए, जिस तरह से आज तारीख का ऐलान हुआ है कि 5 फरवरी को मतदान होना है, लेकर आपको रिजल्ट आना है। इसको लेकर पूरे मिल्कीपुर विधानसभा में एक खासा जोश देखा जा रहा है। जो लोग दूर समय थोड़ा सहम हो जाते कि कब होगा चुनाव, कब होगा, और जो इंतजार था, इंतजार पूरा है, आज तारीख घोषित हो गई। तो ऐसे में जो जनता है वो पूरी तरह से अब बिल्कुल चेतना मुद्रा में है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इतना पटक चल रही है राजनीति, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से विजय श्री मिली थी, इसकी सारी कार्यकर्ता क्या कर रहे। यहाँ पर अगर भाजपा की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से सूबे के मुखिया ने यहाँ पर कमान संभाली है, इसको लेकर बीजेपी के पूरे जैसे जुनून के साथ यहाँ पर सामने आ रही है और पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिला है, इसको लेकर जो समाजवादी से आस्था रखने वाले मतदाता थे, उनको कहीं ना कहीं निराशा जो कहना है कि क्या सारे टिकट अवधेश प्रसाद को, इस बात को लेकर अब उनके हाल ही के कार्यकर्ता ने पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी जगह से मुनासिब प्रदेश चला भी गया है। ये तस्वीरें हैं रामनगरी अयोध्या में। अगर समाजवादी पार्टी के वोटर की बात की, इस बात से भी खासा नाराज होंगे कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि पर उनके मुखिया अखिलेश यादव आते हैं और यही से दूसरे कार्यक्रम निकल जाते हैं, राम मंदिर मिल जाते हैं। क्योंकि अयोध्या है और राम मंदिर मिल जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको इस बात को लेकर खासी तकलीफ होती है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव आते हैं, सर्किट हाउस में लोगों से वार्ता करते हैं, पदाधिकारियों से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, और यहीं से चले जाते हैं। वो भी मंदिर का रुख नहीं करते। इस बात को लेकर मिल्कीपुर की जो जनता है कहीं ना कहीं आक्रोश में है। तो अगर बीजेपी की बात करें तो कई मंत्रियों को लगाया गया है यहाँ पर जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इनके लिए कार्य कर रही, तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस जो नजरिया इसको देखने के बाद भी महसूस किया जा सकता है कि इस पटक में बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार अयोध्या जा चुके हैं और साफ तौर पर यहाँ देखा जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट की भी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे ले रखी है। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ नतीजे आते हैं, क्योंकि डेट का ऐलान हो गया है। बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर का आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हम, जहां जेपीसी की पहली बैठक होनी है कल। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी कल 11 बजे जेपीसी की पहली बैठक। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर ये बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जेपीसी की पहली बैठक होगी कल 10 बजे। तो 11 बजे ये बैठक होगी और इस पर ताजा जानकारी देने के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ अमलेन सिंह इस अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमलेन, क्या कुछ जानकारी है? कल बड़ी बैठक होगी 11 बजे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर।
देखिए निकिता, जो कल ये बैठक है सुबह 11 बजे रखी गई है और इस बैठक में जो भी 39 सदस्य हैं जो इनको जो है इस बैठक में शामिल होना है और 1900 पेज की जो एक रिपोर्ट बनकर तैयार है जिस पर चर्चा बकायदे होगी और विपक्ष के सारे नेता भी हैं जिसमें अनुराग ठाकुर समेत और प्रियंका गांधी समेत कई लोगों के उसमें नाम है और विपक्ष के सारी पार्टियों के प्रमुख नेताओं को इसमें शामिल भी किया गया है। बैठक वन नेशन अगर वन इलेक्शन की बात की जाए तो एक तरीके से बाहरी रूप से आप देखिए इसकी सुगबुगाहट एक जो है जिस तरीके से पहले नजर आती रही है उसमें मेन मुद्दा जो था कि इलेक्शन न कराने को लेकर है, लेकिन अंदर खाने की अगर बात देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ दो धड़े में बंटते हुए लोग आ रहे हैं, एक ही पार्टी के दो धड़े में बंटते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये बहुत जरूरी अगर हो जाए तो पैसा बचेगा, लेकिन पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की नीतियों के अनुसार जो एक विरोध करने की परंपरा होती है उसमें जो है इसका विरोध हो रहा है कि नहीं पार्टी जो है इसका विरोध करेगी। और लेकिन अगर देखा जाए पर्सनल लेवल पे नेताओं की राय, अगर मैंने जैसे कई बड़े नेताओं से पूछा कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो अंदर खाने से ये बात निकल के आई कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी लेवल की जो चीजें हैं वो विरोध के लिए हमें खड़ा करती है। जब बात देश हित की आती है, बात पैसे बचाने की आती है और इस चुनाव से लेकर के सबसे बड़ा एजेंडा यही है सरकार का, सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा यही है कि अगर हम हर 6 महीने में चुनाव कराते हैं तो उसमें देश का पैसा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि देखिए तो अब इंडिया जो है, भारत एक ऐसा राज्य है कि हर 6 महीने हर एक साल में आप मान करके छोटा हो या चाहे बड़ा चुनाव हो, इसके तहत कोई न कोई चुनाव होता है। तो इसमें इस अगर आधार पे देखा जाए तो पार्टियां जो हैं जब उनको समझाने की कोशिश की गई और कल की बैठक में इसी मुद्दे पे ज्यादातर जोर ये भी रहेगा कि ये जो भी एक अपना प्रस्ताव रखेंगे कि नहीं इस पर ये चीज की दिक्कत है, यहाँ पे उन चीजों में दिक्कत आ रही है, तो उन दिक्कतों को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश होगी कि देश की सुरक्षा प्लस देश में जो पैसे का इन्वॉल्वेशन है, सुरक्षाकर्मी जो लगाए जाते हैं उस सुरक्षाकर्मी के हिसाब से मोमेंटेबल जो टुकड़ियां हैं उनको जो है कैसे, ये लोग कई लोग सवाल तो ये कर रहे थे कि कैसे हम इनको रख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन कैसे हो सकता है। जैसे इलेक्शन होता है पार्टियां लगातार बड़े लेवल पे जो कमेटी के सदस्य हैं वो भी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक फेस में जो हम चुनाव कराते हैं उतना ही फोर्स लगेगा, जितना ही फोर्स आज की डेट में लगाई जा रही है, फोर्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो लोकल चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, उतनी ही पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, उतनी ही पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, तो एक्स्ट्रा बर्डन कोई नहीं आने वाला है। लेकिन अगर देश की बात की जाए, पार्टी लेवल की बात की जाए तो एक पैसे की बचत ये सबसे बड़ा एक माध्यम है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ऑपोजिशन ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तमाम सवाल खड़े करे थे, लेकिन ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि समय और साथ ही साथ पैसे की बचत भी होगी। बहुत शुक्रिया अमरिंद आपका हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, साथ ही प्रशासन की गोली से गई कई लोगों की जान, लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, संभल हिंसा का सच छुपाया जा रहा है, ऐसे तमाम सवाल यहां पर अखिलेश यादव उठा रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता में अखिलेश ने जिस तरीके से संभल हिंसा पर ये सवाल उठाए हैं, अखिलेश ने कहा कि प्रशासन की गोली से कई लोगों की जान गई, संभल हिंसा का सच छुपाया जा रहा है। ये सभी बातें, ये सभी सवाल आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तमाम सवाल उठाए हैं। और ताजा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से अभिषेक जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, फिर से लगातार अखिलेश यादव संभल को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ रहा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अखिलेश यादव, और निकिता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल संभल को लेकर के बहुत मुखर थे।
संभल के सांसद, संभल के जिलाध्यक्ष, संभल के जो पार्टी के बाकी लोग थे या कहा जाए जो पार्टी के चेहरे थे, वो सभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सांसद रुचि वीरा मौजूद थी जो मुरादाबाद से सांसद है, और इन सबके सामने उन्होंने बताया, माता प्रसाद पांडे जो नेता विरोधी दल है वो मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि संभल में हुई हिंसा के पीछे उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहे, कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, माता प्रसाद पांडे शुरुआत में कहते रहे कि उन्हें संभल जाना था, प्रतिनिधिमंडल जाना था, संवैधानिक तौर से चुनाव होता है और जनप्रतिनिधियों को अगर कहीं जाना है तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। सरकार क्या छुपाना चाह रही थी, इस तरह के आरोप लगाते रहे। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि संभल की हिंसा सोची समझी साजिश थी। तमाम तरीके के आरोप को लगाते रहे। पुलिस प्रशासन को उन्होंने घेरने की कोशिश की और कहा कि अभी भी वहां जो हो रहा है, वहां समाजवादी पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, पूर्वाग्रह से काम हो रहा है और पूरी तरह प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है। तो सीधे तौर पर जो विपक्ष की भूमिका होती है उससे कुछ अलग हटकर आज समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद है और जमकर हमलावर होते हुए नजर आए संभल के पूरे मामले पर। तो अभिषेक, कहीं ना कहीं हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो कुछ संभल में हो रहा है, अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। संभल में समाजवादी पार्टी डेलीगेशन भी जाना चाह रहा था, हालांकि जिस तरीके से ये कहा गया था कि स्थिति नॉर्मल होने दी जाए, उसके बाद सभी को मौका लगेगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लगातार अखिलेश यादव की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं संभल हिंसा को लेकर। बिल्कुल निकिता, बात ये भी थी कि संभल हिंसा को लेकर जब डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट के साथ वापस आया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बनता था, लेकिन तब जब मिल्कीपुर को लेकर आज ये तय होना था कि चुनाव होने हैं, उस पर भी जब उन पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि बाई इलेक्शन कितने फेयर हुए सबको पता है, पत्रकारों को आना चाहिए, तमाम तरीके की बातें अपने उसी अंदाज में अखिलेश यादव कहते नजर आए। लेकिन हाँ, ये साफ है कि संभल हिंसा में जब डेलीगेशन जाने की बात हुई उस वक्त हम लोग भी वहां मौजूद थे, हालात गंभीर थे, तनावपूर्ण स्थिति थी, किसी भी तरह की रूमर मॉन्गरिंग या वहां पर आकर किसी का कुछ कहना हालात को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता था, लिहाजा प्रशासन ने इनकार किया था। लेकिन आज अखिलेश यादव संभल के डेलीगेशन के उनसे मिलने के बाद ये तय करते हुए नजर आए, ये जो जानकारी मिल रही है कि संभल के डेलीगेशन की तरफ से जो रिपोर्ट है वो अखिलेश यादव को दी गई कि आखिर वहां क्या कुछ हुआ था। वो कई सारे लोगों से मिले, पीड़ित परिवार से मिले। माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा में नेता विरोधी दल है वो ये कहते हुए नजर आए कि पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्होंने प्रशासन के लोगों से भी बातचीत की है और ये सारी बातें निकल कर आई है कि वहां पर उस दिन सर्वे के वक्त क्या हुआ, ये एक समाजवादी पार्टी की तरफ से ये रिपोर्ट है जो ये आने वाले वक्त में इसको और भी पब्लिक डोमेन पर रखने की कोशिश करेंगे और इसी को लेकर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो आप सुन रहे थे लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक को, जिन्होंने जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी पूरी जानकारी हमसे साझा की। तो अब आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जामा मस्जिद की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। शिव मंदिर को लेकर के कोर्ट में दायर की गई याचिका और आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने ये जो याचिका है इसको दायर किया है। जामा मस्जिद के खिलाफ कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और 15 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो सीधा रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए हैं। प्रमोद, अपडेट्स करिए। अंकिता, देखिए, संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए विवाद के बाद हालात बिगड़ गए थे, कई लोगों की जान गई और पुलिस के कई अफसर घायल हुए थे। अब देखिए, अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अलीगढ़ की जो जामा मस्जिद है उसको लेकर एक याचिका कोर्ट में दायर की गई है। जो हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाले पंडित केशव देव ने याचिका डाली है और उन्होंने दावा किया है कि जो जामा मस्जिद है अलीगढ़ की ऊपरकोट इलाके में बनी हुई है, उसके नीचे वाकायदा शिवलिंग है और तो उन्होंने ये भी कहा है आगे कि ये शिवलिंग उस दौर में दबा दिया गया और जामा मस्जिद बना दी गई। अब देखिए, ऐसे में इसकी जो अगली सुनवाई यानी निचली अदालत अलीगढ़ में इसकी अगली सुनवाई 15 फरवरी को रखी गई है। देखिए, उन्होंने कई सारे एविडेंस भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा है कि नगर निगम से वाकायदा उन्होंने एक वर्ष पहले एक ITI डाली थी, उस ITI में नगर निगम ने जो जवाब दिया था उसमें कहा गया था कि वहाँ सार्वजनिक स्थल है और किसी भी तरीके की कोई मस्जिद जैसी बात कही गई थी। इसके अलावा
बाकायदा उन्होंने यह भी कहा था कि नगर निगम वहां से कोई कैसा भी टैक्स नहीं वसूलता। इसके अलावा तमाम अन्य डिपार्टमेंटों से भी जो पंडित केशव देव शर्मा है उन्होंने ITI मांगी, तो ITI में जो जवाब है वो संतोषजनक ना मिलने के कारण अब ऐसे में देखिए अलीगढ़ में भी ये मामला बढ़ता हुआ निकलता नजर आ रहा है। चूंकि केशवदेव पंडित ने जो ITI डाली है अब इसकी सुनवाई अगली 15 तारीख को है। हालांकि अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि आखिर ये किस और किसके पक्ष में ये फैसला जाएगा। जी निकता, बिल्कुल, ये कहना अभी मुश्किल होगा कि आखिर किसके पक्ष में ये फैसला जाता है। हालांकि 15 फरवरी को जिस तरीके से मामले की सुनवाई होनी है। बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा जानकारी हम सबसे साझा करने के लिए। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे मेरठ का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। अपनी मांगों को लेकर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने जिस तरीके से कलेक्ट्रेट का घेराव किया, गन्ना मूल्य बढ़ाने जैसी कई मांगों को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन किया। साथ ही यहां पर किसानों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी दी है। तो मेरठ में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। गन्ना मूल्य बढ़ाने जैसी कई मांग है जिसको लेकर के किसान बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। और प्रदर्शन करने वाले किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। तो मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर अपनी मांगों को लेकर के किसानों का प्रदर्शन जारी। अब सीधा रुख करेंगे मेरठ का, जहां से मेरे सहयोगी पंकज गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहा है कि अनिश्चितकाल तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्या कुछ और मांगे हैं उनकी, अपडेट करिए। जी बिल्कुल बता दूं, आज मेरठ कमिश्नरी पर जो है किसान इकट्ठा हुए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया है, काफी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो जो किसान हैं उनके हित में बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि चाहे गन्ने की बात हो, चाहे जो ट्वेल है, चाहे घर के बिजली का बिल हो, उनकी तरफ बिल्कुल किसान ध्यान नहीं दे रही है। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो जो उनकी मांग थी, जो प्रमुख मांगे है, वो जो उनका जो गन्ना है मिलों को तो चला जाता है, लेकिन कई महीने कई जो है साल हो जाते हैं उनका भुगतान नहीं होता। और उसी को चीज को लेकर उन्होंने दूसरी चीज गन्ने को लेकर कहा है कि जो सरकार है गन्ने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और जो गन्ने पर जो सरकार को पैसा बढ़ाना चाहिए वो पैसा उनके द्वारा नहीं बढ़ाया जा रहा है। वहीं जो किसान आज जो है जो कमिश्नरी पर जो किसान पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने वहीं कमिश्नरी के अंदर जो है अपनी वहां पर खाना बनाना शुरू कर दिया और अनिश्चितकालीन के लिए धरना देने की जो है उनके द्वारा चेतावनी दी गई है। जी बहुत धन्यवाद पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल किसानों का यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है अपनी मांगों को लेकर के। और अब आज की आखिरी खबर का रुख करेंगे, सीधे देहरादून चलेंगे, जहां पर आपको बताते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। कांग्रेस की ओर से जारी की गई स्टार प्रचारक की लिस्ट, जहां कांग्रेस के 40 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें, करण यशपाल आर्य करेंगे पार्टी का प्रचार, साथ ही
हरीश रावत और डॉक्टर हरक सिंह की भी लगाई गई है बड़ी जिम्मेदारी। यहां पर कांग्रेस ने सभी बड़े नेताओं को इस लिस्ट में शामिल किया है और ये सभी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। सभी बड़ी नेताओं को कांग्रेस ने अपनी इस सूची में रखा है और ये सभी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, जिसमें हरीश रावत और डॉक्टर हरक सिंह की जिम्मेदारी लगाई गई है, साथ ही करण और यशपाल आर्य भी पार्टी का प्रचार करेंगे। तो सीधा रुख करेंगे सचिन का। मेरे सहयोगी देहरादून से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है और कई बड़े नाम भी इस सूची में शामिल है, जिनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। अपडेट्स करें। देखिए, जिस प्रकार से जो है प्रदेश में निकाय चुनाव का जो है बुगुल बच चुका है, साथ ही भाजपा और कांग्रेस जो दोनों पार्टियां हैं उनकी तैयारियां काफी तेज चल रही है। वहीं स्टार प्रचारक की सूची जो है कांग्रेस ने जारी कर दी थी कल। उसमें जो कई दिग्गज नेताओं के नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह जो विधायक है, और साथ ही जो है तमाम ममता राकेश, तमाम ऐसे जो है जो दिग्गज नेता है, यशपाल आर्य है, और उनके नाम अगर मैं लूंगा तो 40 जो स्टार प्रचारक हैं नेताओं के नाम जो है इसमें शामिल है। उसको लेकर जो है साथ ही आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो है कांग्रेस इस वक्त जो है संगठन जो है उनका लगातार जो है चुनाव में, मैदानी चुनाव में उतर चुका है और साथ ही जो है इस पर तैयारियां शुरू हो गई है। जगह जगह जो है रोड शो भी किए जा रहे हैं और तो साथ ही जनता के साथ जो है उनका संवाद किया जा रहा है। तो वही भाजपा ने भी जो है तैयारियां शुरू कर दी है। बूथों पर जो है लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, रोड शो चल रहे हैं, जगह जगह जनसभाएं हो रही है। लेकिन हाँ, जो 25 जनवरी का जो दिन होगा वो आने वाला वक्त बताएगा कि विजय किसकी होती है, भाजपा की होती है या कांग्रेस की होती है। क्योंकि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव की हम बात करें, यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, तो उस पर जो है भाजपा ने अपनी जीत हासिल की थी। लेकिन हाँ, जो उपचुनाव की मैं बात करता हूँ, विधानसभा में उपचुनाव हुए थे यहाँ पर बद्रीनाथ मंगलोर की सीट पर, तो वहां पर जो है भाजपा की हार हुई थी। कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2 सीटों पर। लेकिन अब केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ से भी उपचुनाव हुआ था, वो सीट जो है भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार टक्कर जो है, जो कड़ी टक्कर रहेगी भाजपा और कांग्रेस के बीच रहेगी, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है कि 3 या 5 साल की बात करी जाए तो यहाँ पर मेयर हमेशा भाजपा पार्टी का रहा है। लेकिन हाँ, इस वक्त जो है जो प्रत्याशी है वो पहाड़ से संबंधित है, पहाड़ से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है जातीय समीकरण बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी वोटर्स हैं और साथ ही जो है जो मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें, जो अगर यहाँ पर मेयर की बात करें तो दोनों जो पार्टी के जो मेयर है वो पहाड़ से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी जो वोटर है वो उसका भी इफेक्ट यहाँ इस चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो है पहले भी मेयर बनाए गए थे, तो उस वक्त जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर तो मेयर सुनील उनियाल गांव को टिकट दिया गया था, तो वहां पर भी जो है भाजपा ने जीत हासिल की थी। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से जो है 40 स्टार प्रचारक की सूची जो है कांग्रेस ने निकाल दी है, तो इस बार जो है उनका संगठन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और साथ ही जिस प्रकार से जो है दल बदल की राजनीति भी जो है उत्तराखंड में चल रही है, तो वहीं भाजपा के लोग भी जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस वाले भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब लगातार मंथन पार्टी का चल रहा है, तो कांग्रेस चाहती है कि जो 25 जनवरी का जो दिन होगा, तो देखते हैं कि मेयर किसका होगा, भाजपा का होगा या कांग्रेस का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ तौर पर यहाँ निकाय चुनाव की बात की जाए तो टक्कर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस होगी। बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए।
कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने लेकर के उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। और तब तक देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।